हेलो दोस्तों, मैं जयंत कुमार यूनिवर्स क्लास में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग रियल नंबर के क्लास नंबर 9 देखेंगे। इस वाले एक्सरसाइज यानी 1.2 एक्सरसाइज में हम कुछ प्रश्न करवा चुके थे और वो प्रश्न में हम आपको कौन कौन करवा चुके थे। 1 करवा चुके थे, 2 नंबर भी प्रश्न हो चुका है और इस पर हम प्रैक्टिस भी करवाए थे। 3 नंबर भी हो चुका है, 4 नंबर भी हो चुका है। आज हम लोग इस वीडियो में 5, 6 और 7 नंबर प्रश्न कंप्लीट करेंगे। जिन भी स्टूडेंट को 1 से लेकर 4 तक प्रश्न क्लियर है वो कंप्लीट करेंगे अपने नोटबुक में। हम फिर से बोलते हैं आपको कैसे कैसे नोटबुक बनाना है। एक नोटबुक रखना है जिसमें आपको एनसीईआरटी वाले यानी बुक का हर एक प्रश्न होना चाहिए। एक आपको और ही कॉपी रखना है जिसमें हम एक्स्ट्रा जो क्वेश्चन करवाते हैं, हर इस तरह के बहुत सारा क्वेश्चन करवाए थे तो उसको इसमें बनाना है क्योंकि प्रैक्टिस ही इम्पॉर्टेंट है। तो चलिए हम आज शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 5, 6 और 7 से। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखते हैं, लिखा है जांच। 5 नंबर प्रश्न में जो लिखा हुआ है वो हम एक बार पढ़ते हैं। जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या, पहले आप बताइए प्राकृतिक संख्या किसको कहते हैं। तो वैसी संख्या जो 1 से शुरू हो यानी काउंटिंग की संख्या या गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं। और ये संख्या 1 से शुरू होता है यानी ये जो नंबर है वो 1 2 3 4 5 से आगे बढ़ते चला जाएगा डॉट 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 एन तक। तो बोला है जांच कीजिए कि किसी प्राकृतिक संख्या के लिए 6 के पावर n का अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है, ये आपको जांच करना है। मतलब जांच करके आपको पता करना है कि 0 पर समाप्त हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब हम आपको कुछ बेसिक बताएंगे और उसके बाद हम आपको इस तरह के प्रश्न बताएंगे। जैसे मान के चलो, एक प्रश्न हम लेते हैं 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4, 2 के पावर 5। अभी आप बेसिक है, आप देखते रहिए। 2 के पावर 6 और 2 के पावर 7, 2 के पावर 8। 2 के पावर 1 का मतलब 2 होगा, 2 के पावर 2 का मतलब 4 होगा, 2 के पावर 3 का मतलब 8 होगा, 2 के पावर 4 का मतलब 16 होगा और 2 के पावर 5 का मतलब 32 होगा, 2 के पावर 6 का मतलब 64 होगा, 2 के पावर 7 का मतलब 128 होगा और 2 के पावर 8 का मतलब होगा 256। अब आप यहाँ पर कुछ बात को देख सकते हैं और वो ए जो हम आपको अभी एक बार कंसीडर करवाते हैं। हर एक पावर पर आप देखते जाइए और यूनिट डिजिट यानी आप इकाई संख्या को देखना है, इकाई संख्या को। अभी हम प्रश्न आपको नहीं समझा रहे हैं बल्कि प्रश्न के जो रिक्वायरमेंट है, जो जानना जरूरी है वो जरा बता रहे हैं। तो इकाई संख्या देखिए, 2 के पावर जब 1 था तो इकाई अंक 2 था, जब 2 के पावर 2 हुआ तो इकाई अंक 4 हुआ, 2 के पावर 3 है तो इकाई अंक 8 हो गया और 2 के पावर 4 है तो इकाई अंक 6 हो गया। आप देखते जाइए, ये इकाई अंक है। जैसे कि 5, अब जिनको इकाई अंक में भी दिक्कत है वो समझ लीजिए कि इकाई अंक क्या होता है। जैसे 4 यहाँ पर इकाई अंक है क्योंकि आपको बचपन में पढ़े होंगे इकाई, दहाई, सैकड़ा, हज़ार, 10,000, लाख। अंग्रेजी मीडियम वाले के लिए 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख। तो ये यूनिट डिजिट, तो इस वाले में यूनिट डिजिट 4 है। अगर आपसे कभी पूछ ले 10 डिजिट कौन है तो वो 10 डिजिट 6 है। 100 डिजिट कौन है तो 100 डिजिट 5 है। अब कुछ प्रश्न आप इसका जवाब दीजिए, 5 4 3 2 6, इसका यूनिट डिजिट कौन है, बोलेंगे 6 है। 9 8 7 2 3, इसका यूनिट डिजिट कौन है तो 3 है। अगर आप ये बात समझ में आ गया कि यूनिट डिजिट क्या होता है तो किसी संख्या के पहली आप इकाई दहाई आपको अच्छे से पता है। तो यूनिट डिजिट को पर भी एक कॉन्सेप्ट है। जब 2 के पावर 1 था तो यूनिट डिजिट 2 था, 2 था तो 4, 3 था तो 8, 4 था तो 6। हम यूनिट डिजिट का ही बात कर रहे हैं। अब जैसे ही 2 के पावर 5 हुआ तो यूनिट डिजिट 2 हुआ। और अगर यहाँ पर ही देखने वाला बात है कि ये तो 2 के पावर 1 वाला हुआ, यानी अगर हम थोड़ा सा देखें तो 2 के पावर 1 वाला यूनिट डिजिट हुआ। 2 के पावर 6 है तो देख लो आगे वाला आया। 2 के पावर 7 है तो जस्ट आगे वाला 2 के पावर, यानी 2 के पावर यहाँ 2 वाला आया, यहाँ 2 के पावर 3 वाला आया और यहाँ 2 के पावर 4
2 के पावर 4 का यूनिट डिजिट 6 है और 2 के पावर 8 के पावर यूनिट डिजिट 6 है। हम आपको एक थ्योरी बताना देते हैं, दुनिया के हर एक नंबर में पावर का रिपीटेशन होना, यूनिट डिजिट पावर बढ़ते क्रम में लेंगे तो हर 4 डिजिट के बाद पावर का रिपीटेशन होना तय है, यानी पुनरावृत्ति यानी दोहराना। जैसे 2 के पावर 1 में 2 आया, 2 के पावर 2 में यूनिट डिजिट 4 आया, 2 के पावर 3 में 8 आया, 2 के पावर 4 में 6 आया, और जैसे ही 2 के पावर 5 किए तो आप देखेंगे फिर से शुरू हो गया। तो हर 4 के बाद वही रिपीट दिखा रहा है। आप इस 2 वाले से देखें। अब ज़रा 3 का देखते हैं। 3 के पावर 1, 3 के पावर 2, 3 के पावर 3, 3 के पावर 4 और 3 के पावर 5 और 3 के पावर 6, 3 के पावर 7 और 3 के पावर 8। जैसे अगर आपसे पूछे कि 2 के पावर 8 यहाँ 9 पूछता और ये पूछता कि यूनिट डिजिट क्या होगा, तो आप बताते कि अच्छा 2 के पावर 1 वाला ही तो होगा, क्योंकि 8 तक में 4 तो 2 के पावर 1 यानी 2 वाला होगा। तो ये बात अभी थोड़ा सा दिक्कत होगा ये समझने में, लेकिन हम तो ये समझा रहे हैं कि प्रश्न आपको समझते समय दिक्कत नहीं हो। 3 के पावर 1 का मतलब 3 होता है यूनिट डिजिट। 3 के पावर 2 लेंगे तो यूनिट डिजिट 9 आएगा। 3 के पावर 3 लेंगे तो यूनिट डिजिट 7 आएगा। और 3 के पावर 4 लेंगे तो आप देखो 81 यानी 1 आएगा। और 3 के पावर 5 लेंगे तो कितना आएगा, ये 3 के पावर 5 अच्छा से कर लेते हैं, 3 और 24 243 आएगा, यानी 3 आया। अब आप देखो 3 के पावर 1 और 3 के पावर 5 में वही रिपीट 3 आना शुरू हो गया। तो ये आपको ज़रूरत अभी शायद नहीं है कि कितना डिजिट के बाद रिपीटेशन दिखाना शुरू करता है, यानी पुनरावृत्ति होना शुरू होता है। जो आपके क्वेश्चन में रिक्वायरमेंट है वो ए है, और वो ए है कि इस सभी को कंसिडर कीजिए और देखिए क्या कोई यूनिट डिजिट में 0 कहीं है, नहीं। यूनिट डिजिट में 0 कहीं है तो ना इसमें ना इसमें ना इसमें। तो यूनिट डिजिट 0 नहीं है, 2 में, 3 में भी नहीं था, 4 में भी नहीं था। 5 का पावर 1 लेंगे, 5 के पावर 2 लेंगे, 5 के पावर 3 लेंगे, 5 के पावर 4 लेंगे तो भी यूनिट डिजिट नहीं आएगा 0, क्योंकि 5 के पावर 1 यानी 5, 5 के पावर 2 यानी 25 यानी 5, 5 के पावर 3 यानी 125 5 और 5 के पावर 4 यानी 625 यानी 5। अब आप देखिए यहाँ भी यूनिट डिजिट हर बार 5 5 5 5 आ रहा है, तो इसका मतलब बन गया कि 5 का कुछ भी पावर हो, 5 का कुछ भी पावर हो, हमेशा यूनिट डिजिट 5 आ रहा है। लेकिन फिर से हम बोलते हैं ये सब कॉन्सेप्ट अभी आपको नहीं सीखना है, ये सब कॉन्सेप्ट हम आपको फिर से एक बार एडवांस क्लास में सिखाएंगे, और ये सब हम सिखाने के पर्पज़ से बता भी नहीं रहे हैं। अब हम आपको जो बात बता रहे हैं उसको आप फोकस बनाइएगा। हम अभी जो दिखाएं वो बस इसलिए दिखाएं कि यूनिट डिजिट क्या होता है। अब आपको बताते हैं यूनिट डिजिट 0 होने के लिए क्या कंडीशन है। किसी भी नंबर का अगर पावर लेंगे, किसी भी नंबर का मान चलो नंबर x है और नंबर का पावर n है, तो इसका पावर में यूनिट डिजिट यानी इकाई अंक 0 तभी होगा जब जो नंबर है, यानी नंबर का फैक्टर में 2 और 5 आना चाहिए। इट मस्ट बी 2 and 5 इन नंबर। तो आप देखेंगे कि अगर कोई नंबर है जिसका फैक्टर अगर 2 और 5 दोनों करते हैं तो उसका यूनिट डिजिट कभी ना कभी 0 होगा। जैसे आप देखें 2 का चेक किए थे, 3 का चेक किए थे, 4 का, 5 का, 6 का, 7 का, 8 का, 9 का और 10 का। अब आप देखो 2 का फैक्टर निकालेंगे तो सिर्फ 2 ही होगा, 3 का फैक्टर तो सिर्फ 3 होगा, 4 का तो 2 गुना 2 होगा, 5 का तो सिर्फ 5 होगा, 6 का 2 गुना 3 होगा, 7 का सिर्फ 7 होगा, 8 का 2 गुना 2 गुना 2 होगा, 9 का 3 गुना 3 होगा, 10 का 5 गुना 2 होगा। अभी सभी नंबर पर पावर भी लगा दे, कुछ भी पावर, जैसे अभी हम आपको दिखाए थे कि 2 के पावर 1, 2 के पावर 2, 2 के पावर 3, 2 के पावर 4 और 2 के पावर 5, 2 के पावर 6, 2 के पावर 7 और 2 के पावर 1 में 2 आया था, 2 के पावर 4 में 4 आया था, 2 के पावर 3 में 8, 2 के पावर 4 में 16 यानी यूनिट डिजिट 6, 2 के पावर 5 में 32 यानी यूनिट डिजिट 2, 2 के पावर 6 में 64 64 यूनिट डिजिट 4, 2 के पावर 7 में 128 यूनिट डिजिट 8। अब आप देखें कहीं भी 0 नहीं है। 0 इसलिए नहीं है क्योंकि इस 2 नंबर के फैक्टर में सिर्फ 2 है। 0 यूनिट डिजिट तभी संभव है जब नंबर का फैक्टर करें तो 2 का भी फैक्टर आ जाए और 5 का भी आ जाए। अब 2 और 5 का फैक्टर सिर्फ 10 में है तो सिर्फ इसी का आएगा, पावर लेंगे। अब 10 को 10 के पावर 1 लेंगे तो 10 आएगा, 10 के पावर 2 लेंगे तो 100 आएगा,
आप देख लो यूनिट डिजिट 0 है। हम आपको यही बताना चाह रहे थे कि हर नंबर के इकाई अंक 0 नहीं होगा, चाहे आप पावर कुछ भी लेते रहिए 1 2 3 4 5, क्योंकि यहाँ तो साफ में प्रश्न में बोला है कि n एक नेचुरल नंबर, तो कुछ भी आप पावर लेंगे नेचुरल नंबर में यानी प्राकृतिक संख्या में तो 0 आएगा कि नहीं, यही आपको जांच करना है। तो आपको हम जो रूल बताएं बस यही रूल बताएं। अब एक बार सब कुछ हटा के, अभी तक कुछ भी अगर आप नहीं सीखे हैं तो बस इतना याद रख लीजिए कि यूनिट डिजिट होने के लिए किसी भी नंबर का पावर में अगर हम कुछ भी कंसीडर करें तो उस नंबर का फैक्टर में 2 और 5 का गुणनखंड आना चाहिए। तो हम आपको लिखवाते हैं नोट यानी थ्योरी, अगर आपको कोई लिखना चाहते हैं तो थ्योरी लिख लीजिए। यहाँ पर हम थ्योरी लिख देते हैं, नोट लगा के लिख लीजिएगा। हम आपको बोलें कि एक नोट कॉपी बनाइएगा जिसमें थ्योरी लिखिएगा, तो आप लिख लीजिए कोई संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 गुना 5 के रूप में होना चाहिए। अगर ये है तो 0 पर होगा और नहीं होना चाहिए, और अगर 2 और 5 का फैक्टर नहीं है तो फिर वो 0 पर नहीं होगा। अब हम प्रश्न नंबर 5 देखते हैं। अब देख लीजिए प्रश्न नंबर 5। तो चलिए शुरू करते हैं। तो 6 का पावर n है, यही है प्रश्न, और इसको हम लोग को पता करना है। तो 6 के पावर n का जो गुणनखंड निकालेंगे तो 2 के पावर 3, 2 गुना 3 के पावर n आ जाएगा, ठीक। और अब यहाँ के बाद हम लोग लिख देंगे, आप फिर से एक बार प्रश्न देख लो, 1 मिनट, हम प्रश्न बिना देखे, हाँ लिखा हुआ है कि जांच कीजिए कि प्राकृतिक संख्या n के लिए 6 के पावर n 0 पर समाप्त हो सकती है। तो चलिए प्रश्न में 6 के पावर n दिया है, प्रश्न में क्या दिया गया है 6 का पावर n। तो प्रश्न में है 6 का पावर n, तो सॉल्यूशन बनाना शुरू करेंगे। 6 का पावर n अगले लाइन में हो जाएगा, 6 के पावर n का आप अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुना 3 का पावर n। और आपको हम बताए क्या थे कि अगर ये नंबर 0 पर समाप्त होगा तो 2 गुणनखंड में 2 और 5 होना चाहिए, और यहाँ 2 तो है लेकिन 5 नहीं है। तो हम लोग बोलेंगे कि कोई प्रकृति, जो ये लिखवाए थे बस इसीलिए लिखवाए थे, कोई प्राकृतिक संख्या जो 0 पर समाप्त होती है उसके अभाज्य गुणनखंड में 2 और 5 का पावर होना चाहिए, यानी 2 और 5 का फैक्टर होना चाहिए, यानी 2 और 5 के रूप में 2 और 5 के रूप में होना चाहिए। आप बताओ क्या आए है नहीं। तो अतः 6 के पावर n 0 पर समाप्त नहीं होगा। चलिए अब इस तरह के प्रश्न आप नोट डाउन कर लीजिए, और हम अब इस तरह के बहुत सारे प्रश्न आपको होमवर्क के तौर पर देते हैं। हम होमवर्क इसलिए देते हैं कि आप इतना प्रैक्टिस करो कि लिखने आ जाए, क्योंकि 10th क्लास में प्रश्न ऑब्जेक्टिव भी होते हैं 50 आपको नंबर का, और उसके बाद आपको सब्जेक्टिव होगा। तो आप सब दोनों में अगर आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे तब आप अच्छे स्कोर कर पाएंगे। तो लिखना इम्पोर्टेंट है 10th क्लास तक, तो आप इसको ध्यान में रखेंगे, वरना ये बहुत आसानी से भी बताया जा सकता था। तो इसीलिए हम लिखने पर बहुत ज़्यादा फोकस करवा रहे हैं। अब कुछ प्रश्न हम आपको होमवर्क देते हैं। 5 के पावर n
शून्य पर वही है प्रश्न, शून्य पर समाप्त होगा कि नहीं वही आपको पता करना है। लिख देते हैं, जांच करे कि इकाई अंक शून्य पर समाप्त होगा या नहीं। पहला प्रश्न है 5 की पावर n, दूसरा है 12 का पावर n, और तीसरा है 20 का पावर n। 3 प्रश्न, हम ये 3 प्रश्न तीनों में भी ये जरूर लिखिएगा। तो ये 3 प्रश्न हो गया। चलिए अब प्रश्न नंबर हम आगे देखते हैं। अब आगे का प्रश्न कौन है ये देखेंगे। लिखा हुआ है कि व्याख्या कीजिए कि 7 × 11 × 13 + 13 और इतना भाज्य संख्या क्यों है। सबसे पहले तो आप डिफिनेशन बताइए, भाज्य संख्या किसको कहते हैं। पहला तो ये प्रश्न भाज्य संख्या आपको आना चाहिए हम और दूसरा इसमें 2 प्रश्न, एक प्रश्न ए है और एक प्रश्न ए है। तो चलिए हम आपको बताते हैं। तो प्रश्न नंबर 6, प्रश्न नंबर 6 में जो आपको थ्योरी जानना है वो ये जानना है कि भाज्य संख्या किसको कहते हैं। और अगर आप भाज्य संख्या पता है तो आप अभाज्य संख्या भी बताना है आपको। हम आपको हर पीछे का भी बात बताते हैं। भाज्य संख्या वैसी संख्या को कहते हैं जिसका गुणनखंड 2 से ज़्यादा हो, 2 से ज़्यादा हो। और अभाज्य संख्या का डिफिनेशन था वैसे संख्या जिसका गुणनखंड एक 1 हो और दूसरी वो खुद संख्या हो, वैसे संख्या को अभाज्य संख्या कहते हैं। जैसे अभाज्य संख्या में हम 1 को कंसीडर नहीं करते। हम आपको बताए थे जब संख्या के बारे में पूरे अच्छे से बताए थे कि 1 यानी नोट लगा के अगर लिखना है तो पहले तो 1 के बारे में लिख लीजिए। 1 ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य। 1 के बारे में। अब आके देखते हैं 2 का कौन कौन फैक्टर है। तो 2 1 से कटेगा और 1 2 से। अब इसका कितना फैक्टर निकला, एक तो संख्या खुद 1 हुआ, दूसरा वही संख्या खुद हो गया। तो ये संख्या अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या है। 3 देखेंगे, 3 एक 1 से कटा और दूसरा खुद 3 से, तो 3 भी अभाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या। 4 देखेंगे, 4 एक 1 से कटा, दूसरा 2 से कटा और खुद 4 से कटा, तो ये भाज्य संख्या है। हम आपको भाज्य संख्या में डिफिनेशन बताए थे कि मोर देन 2 फैक्टर यानी 2 से ज़्यादा 2 से ज़्यादा गुणनखंड हो। या फिर इसको डिफिनेशन ऐसे भी बताया जाता है कि वैसी संख्या जिसका जो 1 और खुद से छोड़ के किसी एक अन्य संख्या से भी डिवाइड हो जाए, वैसे संख्या को भाज्य संख्या कहते हैं। तो बेसिकली जो भाज्य संख्या के बारे में पढ़ें बस यही कि उसका फैक्टर जो होगा वो 2 से ज़्यादा हो जाना चाहिए। जैसे हम आपको बोलते हैं कि 13 बताओ भाज्य क्या बताओ, वो तो एक से कटेगा, एक 13 से कटेगा, तो बोलेंगे तो अभाज्य है। लेकिन वही 12 के बारे में पूछते तो बोलते कि ये 1 से भी कटेगा, 2 से भी कटेगा, 3 से भी कटेगा, 4 से भी कटेगा। और आप चेक भी ना करना है क्योंकि अब तो 2 से ज़्यादा मिल ही गए आपको। सॉरी। तो ये भाज्य संख्या है। तो अब हम आपको प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में लिखा है 7 × 11 × 13 + 13। तो भाज्य और अभाज्य संख्या के बारे में हम आपको बताएं और आप डिफिनेशन एक बार बोल लिए मन में। भाज्य संख्या किसको कहते हैं, अभाज्य संख्या किसको कहते हैं। एक ना तो भाज्य है और ना ही अभाज्य है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या 2 है, सबसे बड़ी कभी पूछेगा ही नहीं। अब प्रश्न है कि 7 × 11 × 13 + 13 ये संख्या भाज्य है, ये आपको पता करना है। और अगर आपको भाज्य पता करना है तो सिंपल सा जवाब है कि आप उसका 2 से ज़्यादा गुणनखंड दिखा दीजिए। तो इस तरह के प्रश्न को बनाने के लिए आप कुछ नहीं करना है, सिंपल क्वेश्चन था 11 ×
7। ये क्वेश्चन नंबर 6 था। तो चलिए सॉल्यूशन करना शुरू करते हैं। मान के चलो ये संख्या है, तो हम मान लेते हैं, माना x के बराबर है 7 × 11 × 13 प्लस में 13। अब यहाँ से आप देखेंगे कुछ कॉमा हो रहा है तो बोलेंगे हाँ 13 कॉमा हो रहा है, तो 7 × 11 प्लस यहाँ से क्या होगा तो 1। आप देखिए इस वाले लाइन से क्या कॉमा हो रहा है, तो 7 × तो देखो 13 यहाँ भी है, इस वाले में भी, इस वाले में, तो 13 हम लोग कॉमन कर लेते हैं यानी कॉमा लेते हैं, तो 7 × 11 यहाँ बचा, 13 कॉमा हो गया, तो 13 में 13 1। बेसिकली कॉमा का मतलब होता है भागा लगाना, तो 13 में 13 से यहाँ कट जाएगा तो 7 11 बचेगा, और प्लस तो प्लस, और 13 में 13 यहाँ भाग लगाएंगे तो 1 बचेगा। अगले लाइन में हो जाएगा 13 × 11 और × 7 तो 77 प्लस में 1, तो 13 गुना 1 हो जाएगा 77 और 1 78। अब अगले लाइन में 13 तो है ही, गुना में 78 को क्या लिख सकते हैं बताओ। ऐसे 2 गुना 9 दूना 18 ए भी लिख सकते हैं, लेकिन ए लाइन भी ना लिखे तो चलेगा। मोर देन 2 फैक्टर हो गया कि नहीं, और जिसमें इसमें अभी तो एक भी नहीं है, इसमें तो एक भी नहीं है, तो बहुत सारा फैक्टर आपको दिखना शुरू हो गया। अब इसको भी लिख सकते हैं 13 गुना 3, तो ऐसे आप बहुत सारा लिख सकते हैं। तो आप इतना में भी कह सकते हैं कि अतः यह एक भाज्य संख्या है, क्योंकि भाज्य संख्या का डिफिनेशन क्या था, क्योंकि इसके अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड में 2 से ज़्यादा गुणनखंड है। दो लिखना संभव नहीं है, फिर हम उसी तरीक़ा से लिखते हैं। अभाज्य गुणनखंड में एक को छोड़कर अन्य 2 या 2 से ज़्यादा 2 गुणनखंड शामिल है। बस इतना ही आपको करना है। तो बनाने का यही एक तरीका है, मतलब सिंपली आपको मोर देन 2, और अगर आप ए लाइन ना भी लिखते हैं तो चलेगा, क्योंकि आपको बस बोला था कि भाज्य संख्या है और यहाँ से भी दिख रहा है, तो इस लाइन तक अगर किसी को लगे तो इस लाइन भी लिखें। लेकिन जिनको ज़्यादा लगता है लिखना, जिनको लैंग्वेज मायने रखता है, जिनको मतलब 100 में 99 नंबर भी प्रॉब्लम नहीं करे, तो ए लैंग्वेज लिखना ध्यान में रखिएगा। आगे देखेंगे प्रश्न नंबर 6 का दूसरा प्रश्न है 7 × 6 × 5, और ये आपको अब खुद कर लेना है। तो चलिए हम प्रश्न बस लिखते हैं। तो 6 का ही पार्ट बी है, 6 का ही पार्ट बी नंबर वाले प्रश्न, और ये प्रश्न है 7 × 6 × 5 × 4 × 3 × 2 × 1 प्लस में 5। अब ये प्रश्न आप खुद बनाइएगा। तो आज के क्लास में इतना ही। थैंक यू, जय हिंद।